अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, वी हैव टू डिस्कस यस नेक्स्ट आईजीसीएसई पेपर, और जो मैंने आपको दिया था अटेम्प्ट करने के लिए, और वो पेपर कौन सा था? इट वाज अक्टूबर नवंबर 2022, वेरिएंट 21। आईजीसीएसई अक्टूबर नवंबर 2022, वेरिएंट 21 0580/21। जी बताइए इसमें प्रॉब्लम। ये तो भी नहीं हुआ। ये लास्ट क्लास में मैंने दिया था, ये डिस्कस अभी नहीं हुआ। मई जून के डिस्कस हो गए थे, अक्टूबर नंबर का भी डिस्कस नहीं हुआ ये। जी बताइए प्रॉब्लम्स। ओके, जोया का मैसेज आ गया। क्वेश्चन 38A23, ज़हरा 21। क्वेश्चन 3 पहले देखते हैं जी क्या है। Write 32 centimeter as a fraction of 2 meter. Give your answer in its simplest form. देखिए इसमें मिस्टेक किया की होगी, आपने 32/2 लिख दिया होगा। जब आप फ्रैक्शन लिखते हैं, फ्रैक्शन इज बेसिकली रेशियो। रेशियो इज अ कंपैरिजन ऑफ टू सेम क्वांटिटीज। सो ये अगर यूनिट सेंटीमीटर है तो वो भी क्या होनी चाहिए? सेंटीमीटर होनी चाहिए। सो पहले आपने इस मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है, दैट इज 200 सेंटीमीटर। सो अब आप जब इसको रेशियो की फॉर्म में लिखेंगे तो 32/200, और इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे, 2 से कैंसिल करें 16/100, फिर 2 से कैंसिल हो रहा है 8/50, फिर 2 से कैंसिल हो रहा है 4/25। राइट, दिस इज द आंसर इन सिंप्लीफाइड फॉर्म, 4/25। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट जो है आफ्टर 3, 12 से पहले 8A। 8A 8A 3 9 27 81। राइट डाउन द नेक्स्ट टर्म इन दिस सीक्वेंस। सो ऑब्जर्व कीजिए, ये 3 के मल्टीपल हैं आई थिंक। सो 3 है, 3 टाइम्स 3 इज 9, 9 टाइम्स 3 इज 27, सो 27 टाइम्स 3 इज 81। और अब नेक्स्ट होगा 81 टाइम्स 3, और 81 टाइम्स 3 होता है 243। एंड अगेन नेक्स्ट टर्म, राइट डाउन द नेक्स्ट टर्म, सिर्फ एक ही टर्म लिखनी थी, तो दैट्स इट। जी जोया क्लियर है। तो पैटर्न में ऑब्जर्व करना था कि 3 से मल्टीप्लाई हो रहा था। जी इकरा क्वेश्चन 4 भी कर लेते हैं, जो लास्ट टाइम दिया था, जो आप करके आए हैं वही है। विंटर का था ना ये, 2022। ओके जी, वापस जा रहा हूं मैं। क्वेश्चन डिवाइड करना है 200 को इन द रेशियो 7/3 में। क्वेश्चन 4, डिवाइड करना है 200 को इन द रेशियो 7/3। सो 7 पार्ट कितना बनता है, 3 पार्ट कितना बनता है, डिफरेंट वेज इसको करने के। अगर मुझे 7 वाला पार्ट फाइंड करना है तो 7/सम ऑफ रेशियो 7 + 3 = 10 × 200, तो ये एक पार्ट आ जाएगा। और 3
10th पार्ट अगर फाइंड करें तो 3/10 इंटू 200। सो हमने शेयर जब फाइंड करना हो तो उसकी रेशियो डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियो इनटू टोटल अमाउंट। सो ये आपके पास क्या बनेगी, आई थिंक 140, और ये बनेगी 60। सो 200 को जब हम 7/3 में डिवाइड करेंगे तो एक शेयर बनता है $140 और दूसरा शेयर बनता है $60। ओके जी, इसके बाद जो मैसेज आया हुआ है किस पर? 12A। लेट क्यों है क्लास? ओके जी, 12A देखते हैं, किसी ने कहा है 12A। देखते हैं अभी। ट्राइंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। सो आपको सिमिलरिटी प्रूव नहीं करनी, क्वेश्चन में गिवन है कि ट्राइंगल पी क्यू आर और ए बी सी सिमिलर है, और पी आर और ए सी में रेशियो भी गिवन है 2:3। पी आर और ए सी में रेशियो गिवन है 2:3। आपको फाइंड करनी है लेंथ पी क्यू, और एरिया गिवन है ए बी सी इज 18। देखिए, आपको ये बात पता है कि अगर ट्राइंगल सिमिलर हो तो उनकी साइड्स की रेशियोज इक्वल होती है। सो कौन सी साइड्स की रेशियो? पी क्यू के कोरेस्पॉन्डिंग साइड क्या बनती है? ए बी। पी क्यू के कोरेस्पॉन्डिंग इज ए बी। ये जो इंफॉर्मेशन गिवन है ना, ये स्टेटमेंट, इसी से मैं रेशियो का कोरेस्पॉन्डेंस ले रहा हूं। सो पी क्यू रेशियो ए बी इक्वल है। क्यू आर किसके इक्वल है? क्यू आर। क्यू आर इज इक्वल क्यू, सॉरी इक्वल नहीं, क्यू आर की रेशियो किसके साथ लेनी है? बी सी के साथ। क्यू आर इज कोरेस्पॉन्डिंग टू बी सी and PR is corresponding to AC. PR is corresponding to AC. अब आप देखिए, पी आर रेशियो ए सी गिवन है, वो है 2:3। सो पी आर रेशियो ए सी में हमने लिख दिया 2:3। ओके, पी क्यू हमने फाइंड करना है। व्हाट इज ए बी? ए बी इज 9 इज इक्वल टू, ये तो हमें गिवन नहीं है, इसको छोड़ दें। सो आपके पास जो गिवन है पी क्यू रेशियो 9 इज इक्वल टू 2:3। सो वहां से अब आप चेक करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें इनको। सो पी क्यू इज इक्वल टू 9 टाइम्स टू 18/3, मतलब पी क्यू इज 6। वालेकुम अस्सलाम। सो द लेंथ पी क्यू इज 6। जी, पार्ट ए क्लियर है? ये सिमिलरिटी टॉपिक में आपको पता है ना, रेशियोज इक्वल होती है सबकी कॉरेस्पॉन्डिंग, तो मैंने वो रेशियोज लिख ली। ये समझ आया स्टेप? ये रेशियोज, उसके बाद उसकी वैल्यूज पुट कर दी है मैंने। कैसे? पी क्यू की जगह पी क्यू लिखा, ए बी की जगह 9 लिख दिया, क्वेश्चन में ए बी 9 था। ये क्यू आर और बी सी ये हमें नहीं पता, लेकिन पी आर रेशियो ए सी हमें पता था, ये क्वेश्चन में गिवन था 2:3। सो अब आपने इस पूरी क्वेश्चन को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर ली और पी क्यू यहां से आ गया 6। ओके, अब आपको पूछना है एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। अब मुझे बताइए, ट्राइंगल्स में एरिया की जो रेशियो है वो क्या होती है? मीन एरिया 1 ओवर एरिया 2। सिमिलर शेप में एरिया की रेशियो क्या होती है? L1 ओवर L2 होल स्क्वायर। सपोज इसको मैं शेप 1 कह देता हूं और इसको शेप 2 कह देता हूं, या ऐसा करता हूं, उसको शेप 1 कहता हूं और इसको शेप 2 कह देते हैं।
सो मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर फाइंड करना है, मीन एरिया वन फाइंड करना है. व्हाट इज एरिया टू? एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी गिवन है 18, सो वो लिख दिया 18 इज इक्वल टू L1 ओवर L2. आपको देखें पी आर रेशियो ए सी गिवन है, पी आर रेशियो ए सी गिवन है, और वो क्या गिवन है? 2:3. सो इधर लिख दिया 2:3 का स्क्वायर. सो ये बन जाएगा एरिया 1 ओवर 18 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9. सो एरिया 1 आ जाएगा 18 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाय 9, 8. ऐसे ही. तो सिमिलर शेप्स में साइड्स की रेशियो इक्वल होती हैं और एरियाज की रेशियो L1 ओवर L2 होल स्क्वायर की इक्वल होता है, और कहीं पे वॉल्यूम आ जाए तो वॉल्यूम की रेशियो L1 ओवर L2 होल क्यूब होती है. ओके जी, 12 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14. अलविना की तरफ से, जहरा की तरफ से देखते हैं 14. ओके जी, डिस्क्राइब फुली द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स ट्राइंगल ए ऑन टू ट्राइंगल बी. सो ट्राइंगल ए ऑन टू ट्राइंगल बी, एक बात आपने आइडेंटिफाई कर ली है कि ये रोटेशन हुई है. देखिए हमारे सिलेबस में रिफ्लेक्शन है, ट्रांसलेशन है, एनलार्जमेंट है और रोटेशन है. ये एनलार्जमेंट तो नहीं है क्योंकि साइज चेंज नहीं हुआ. बाकी तीन रह गई, ट्रांसलेशन, रिफ्लेक्शन और रोटेशन. ट्रांसलेशन में शेप इस तरह रोटेट नहीं होती, उसमें शेप का सिर्फ पोजीशन चेंज हो जाती है, तो ये ट्रांसलेशन भी नहीं है. रिफ्लेक्शन में इमेज बनता है और उसकी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन पता चल रही होती है उसमें, तो ये किसी इसमें रिफ्लेक्शन लाइन भी ऐसा कुछ नहीं है, तो ये पता चल रहा है रोटेशन है. आप ये बताइए रोटेशन क्या है, एंगल ऑफ रोटेशन क्या लग रहा है? 90 डिग्री. आप देखिए ये जो लाइन, ये लाइन जो हॉरिजॉन्टल थी ये उधर क्या बन गई? ये वर्टिकल बन गई. सो और ये जो लाइन थी जो वर्टिकल थी वो हॉरिजॉन्टल बन गई, तो ये पता चल गया कि 90 डिग्री रोटेशन हो गया. अब हमने ये डिसाइड करना है क्या ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है. आपको क्या लगता है? ए ऑन टू बी, ए ऑन टू बी अगर इस शेप को अगर आप रोटेट करें, इस ए को रोटेट करें 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो आपके पास वो शेप बनती है, वो भी सही है. असल जो मसला है आपके लिए वो ये है इसका सेंटर ऑफ रोटेशन क्या है. सो सेंटर ऑफ रोटेशन बताइए क्या होगा? सेंटर ऑफ रोटेशन अगर हम 90 डिग्री इसको क्लॉकवाइज ही कंसिडर करें, सो अगर ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज है तो इसका सेंटर ऑफ रोटेशन देखते हैं क्या है. देखिए मैंने आपको ये बताया हुआ है कि अगर आपको लगे रोटेशन हुई है तो आप, क्योंकि ये गेस वर्क आप करें, एक तो कंप्लीट मेथड है वो हम मैंने बताया था कि उससे करने से अक्सर ही वो कंस्ट्रक्शन मुश्किल हो जाती है. आपका ये सेंटर है, उधर से ये सेंटर, अगर ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन है तो कुछ ऐसी रोटेशन होगी, ऐसे कुछ रोटेशन वो हुई होगी. अगर इसको कंप्लीट में रोटेट करूं तो तकरीबन हो सकता है कि कुछ ऐसा ऐसे एक सर्कल बन रहा हो. अगर ऐसा सर्कल बन रहा है तो इसका सेंटर आप चेक करें किधर है. इसका सेंटर यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, कहीं भी हो सकता है. हमारा सेंटर भी, हमारा सर्कल भी तो एक्यूरेट नहीं है. सो इनमें से कोई भी एक पॉइंट हो सकता है इसका सेंटर हो, लेकिन जहां पे सेंटर होगा उसका, उससे ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस हमेशा इक्वल होगा. अगर हम, जी आपको क्या लगता है? 4 3 अगर रखें ना, देखिए अगर आप कह रहे हैं ना सेंटर 4 3 है, तो आप देखें कि ये जो ऑब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट था और ये इमेज है, इसमें तो एंगल 180 डिग्री रोटेशन लग रही है, तो ये सेंटर नहीं हो सकता. कोई और बताइए, गैस करें. 5 3, चलें 5 3 को चेक करते हैं. 5 3 के लिए अगर मैं इधर से चेक करूं ऑब्जेक्ट और इसके कोरेस्पॉन्डिंग इधर रखूं इमेज, तो दोनों तरफ डिस्टेंस इक्वल लग रहा है और एंगल भी देखें अगर आपके पास 90 डिग्री बन रहा है, तो ये एक बात इस पे तो क्लियर हो गई है.
लेकिन ये सिर्फ इसी पे क्लियर नहीं, सब पे कंफर्म करना है। ये चेक करें, ये आप सेंटर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इमेज का डिस्टेंस देखिए, दोनों लेंथ इक्वल है। यस, ये दोनों लेंथ इक्वल है, तो इससे भी कंफर्म हो रहा है कि ये सेंटर है। अब आखिरी पॉइंट कंफर्म करना है, लास्ट पॉइंट। इसका मैंने आपको बताया था, चले पहले मैं इसको लास्ट पॉइंट को देख लेता हूँ। लास्ट पॉइंट ये है, और इसका इमेज भी अगर आप देखें तो ये है। तो चेक कीजिए क्या ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस इक्वल आ रहा है। सो अगर ये सारे डिस्टेंस इक्वल आ रहे हैं इस पॉइंट से, मीन सेंटर अगर आपने 5 3 अपने माइंड में रखा, तो उसको रखने से अगर आप कंपास से मेजर करें या स्केल से मेजर करें, तो इस सेंटर से इस पॉइंट से अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस इक्वल आ रहा है, वो कंपास से रख के मेजर कर लें या स्केल से रख के मेजर करें, अगर सब ऑब्जेक्ट का कॉरेस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट का कॉरेस्पॉन्डिंग इमेज से डिस्टेंस इक्वल आए, तो इसका मतलब वो सेंटर होगा। सो इससे ये लग रहा है कि यहाँ पे सेंटर इज 5 3। सो ये ट्रायल एंड एरर है जिससे आपका सेंटर बेसिकली वेरीफाई होगा। तो मैंने क्या किया, मैंने बेसिकली अपने माइंड में देखा कि ये एक रोटेशन ऐसे कुछ हो रही है, सर्कल कुछ ऐसा बन रहा होगा। तो जब सर्कल कुछ ऐसा बन रहा है, तो इसी के मिडल में आप ट्रायल एंड एरर चेक करें, कभी आपके माइंड में ये सेंटर आएगा, कभी ये आएगा, मीन इसी तरह के 3 4 पॉइंट होंगे। तो आपको एक पॉइंट देखें जिससे आपका ऑब्जेक्ट में से डिस्टेंस इक्वल आ रहा है, जिसका मतलब वो आपका सेंटर ऑफ रोटेशन होगा। ये था क्वेश्चन 14। 13A पे वापस जाना है, अलवीना कह रही है क्या क्या 13A हम कर चुके? 13A करते हैं। 13A है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द कार ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 सेकेंड। ये तो 14/5 होगा ना सिंपली। जी बहुत से मेथड थे, उनमें से एक मेथड है एक्सेलरेशन का, जो फॉर्मूला है फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड ओवर टाइम। सो व्हाट्स द फाइनल स्पीड? 14। व्हाट्स द इनिशियल स्पीड? देखें ये फाइनल स्पीड है और वो 14 है, और इनिशियल स्पीड क्या थी? 0, और टाइम कितना लिया? 5। सो 14/5। एक मेथड ये था। मार्किंग की स्कीम के साथ क्यों नहीं मैच हो रहा? 5 3 15, 3.8 आंसर नहीं है पीछे क्या? 2.8, सॉरी, यस 2.8। क्या मार्किंग स्कीम में 2.8 आंसर नहीं? यही है जी। अलवीना 2.8 ही है, आप चेक कर लें दोबारा। ओके जी, इसके बाद 17 कहा है इकरा ने। जी एलवीना मैंने देख लिया, वो 2.8 ही है, आपने शायद कोई रॉन्ग क्वेश्चन देखा। ओके, क्वेश्चन 17। याद रखिए कैलकुलेटर अलाउड है। सो 3125x⁻³ होल पावर 1/5। सो जो होल पावर 1/5 वो 3125 के ऊपर अलग 1/5 आता ही है, और x⁻³ इंटू 1/5। वैसे तो जब कैलकुलेटर अलाउ है तो एक ही दफा ये कैलकुलेटर में पुट कर सकते हैं आप 3125 पावर 1/5। लेकिन अगर आप विदाउट कैलकुलेटर भी करना चाहते हैं, तो आप अगर चेक करें तो 5 पावर 2 होता है 25, 5 पावर 3 होता है 125, 5 पावर 4 कितना होता है 625, एंड 5 पावर 5 इज 3125। सो 3125 को लिख सकते हैं 5 पावर 5।
और इधर देखें तो डबल पावर आ रही है, सो डबल पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती है, तो 3125 मल्टीप्लाई होगा 1/5 से। सो ये 3125 मल्टीप्लाई 1/5 जब होगा तो वो कैंसिल हो जाएगा और आपके पास क्या आ जाएगा 625। तो ये आ जाएगा x पावर 625। सो 5 पावर 5 और 1/5 यहाँ पे भी कैंसिल हो गए, तो 5x पावर 625। जी मैंने कैंसिल कर दिया। आप इस 3125 को कैंसिल करना चाह रहे हैं पावर 1/5 से, इसको। नो, ये तो बेस है। डबल पावर्स आपस में कैंसिल होती है। देखें 5 पावर 10, क्या 5 और 10 कैंसिल हो सकता है? ये कभी नहीं कैंसिल हो सकता। हाँ, अगर 5 पावर 2 हो और होल पावर इस तरीके से 1/4 हो, तो डबल पावर्स आपस में मल्टीप्लिकेशन होती है, तो वो कैंसिल कर सकते हैं। 3125 तो बेस है, तो वो नहीं हो सकता। ओके जी, आफ्टर 17 21 कहा गया, 21 मनहा, 21 मुश्तबा ने भी कहा, 21 जहरा, 21 रामीशा, 21। सब लगता है काफी लोगों से 21 नहीं हुआ, पता नहीं, देखते हैं कौन सा वाला। The graph of a cubic function has two turning points. सुनिएगा प्लीज। The graph of a cubic function has two turning points when x is less than 0 and when x is greater than 4. The gradient of the graph is positive. अच्छा, when x is less than 0 and when x is greater than 4, the gradient of the graph is positive. और 0 से 4 के दरमियान gradient of the graph is negative. The graph passes through origin, sketch the graph. देखिए यहां पे जो इंफॉर्मेशन दी है ना, थोड़ी देर के लिए मैं इसको इग्नोर करता हूं, इसको मैं इग्नोर कर देता हूं। ठीक, आपको मुझे बताइए क्यूबिक ग्राफ स्केच करना आता है? क्यूबिक ग्राफ मीन, क्यूबिक ग्राफ या तो ऐसा बन रहा होगा, ऐसा होता है क्यूबिक ग्राफ। खत्म होने वाली है क्लास, तो उस पे क्यों ट्रस्ट कर रहे हैं, आपको नहीं पता? शान के रिकॉर्ड भी तोड़ दिए आप लोगों ने, मैथ में शान लेट आता है। अच्छा जी, क्यूबिक ग्राफ आपके पास ये मैंने एक बनाया, ये भी क्यूबिक ग्राफ है, इसमें एक्स कोएफिशिएंट पॉजिटिव होता है। क्यूबिक ग्राफ कुछ ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, लेकिन अब वो कह रहा है कि ओरिजिन से पास कर रहा है। ओरिजिन से अगर पास कर रहा है तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि ग्राफ कुछ ऐसा हो, ये भी ओरिजिन से पास कर रहा है। ओरिजिन से पास कर रहा है तो ग्राफ कुछ ऐसा भी हो सकता है। मीन बहुत सी पॉसिबिलिटीज है। अच्छा, आप ये जो ग्रेडियंट वाली बात की है, जरा इसको समझते हैं अलग से। यहाँ पे क्यूबिक ग्राफ के उसने कहा कि टू टर्निंग पॉइंट है, एक ये टर्निंग पॉइंट है और एक ये टर्निंग पॉइंट है। अगर इस ग्राफ को मैं तीन पोर्शन में डिवाइड करूं, ये यहां से लेकर इस तरफ, ये पोर्शन 1 कह दूं, ये इन दोनों के दरमियान इसको मैं पोर्शन 2 कह दूं, और जो लास्ट पोर्शन है उसको मैं पोर्शन 3 कह दूं। मुझे ये बताइए कि पोर्शन 1 में ग्राफ का ग्रेडियंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है? कैसे पता चल रहा है पॉजिटिव है? बिल्कुल ये भी सही है, लेकिन अगर आप देखें ना, इस पे अगर टेंजेंट बनाए, टेंजेंट, तो टेंजेंट कुछ ऐसा बनेगा, किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट बनाए तो ग्रेडियंट लाइन क्या कर रही होगी, वो टेंजेंट राइज कर रहा होगा। तो इसका मतलब ये ग्रेडियंट, यहाँ पे टेंजेंट ग्रेडियंट पॉजिटिव है। अगर आप इधर चेक करें, इधर जब आप टेंजेंट बनाएंगे तो इधर टेंजेंट कुछ ऐसा बनेगा, ये फॉल कर रहा होगा, यहाँ ग्रेडियंट नेगेटिव है। और इसकी अगर बात करें, यहाँ पे भी पॉजिटिव है। ठीक हो गया।
तो ग्रेडियंट इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव। लेकिन एक और कर्व देखिए, मैं अब एक और कर्व, ये वाली कर्व जिसमें एक्स की वो कोफिशिएंट नेगेटिव होता है, ये वाला। इसको भी अगर मैं थ्री पोर्शंस में डिवाइड करूं, एक ये टर्निंग पॉइंट था और दूसरा ये टर्निंग पॉइंट था। टर्निंग पॉइंट समझ रहे हैं ना क्या होते हैं? ये जो मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट है जहां पे कर्व टर्न लेती है उनको टर्निंग। इसको अगर तीन पोर्शन में डिवाइड करें, 1, 2 एंड 3, आप तो ये पोर्शन वन में ग्रेडियंट नेगेटिव है या पॉजिटिव है? आप अगर इस पे टेंजेंट ड्रॉ करें तो टेंजेंट फॉल कर रहा होगा, टेंजेंट फॉल कर रहा है ऐसे। सो ग्रेडियंट नेगेटिव है। सेकंड पे टेंजेंट राइज कर रहा है, ग्रेडियंट पॉजिटिव है। फिर ग्रेडियंट फॉल कर रहा है और ग्रेडियंट टेंजेंट फॉल करे तो ग्रेडियंट नेगेटिव है। सो ये आपको थोड़ा सा मैं ग्रेडियंट का रेफरेंस दिया। उम्मीद है यहां तक समझ आया होगा। अब मैं क्वेश्चन की तरफ वापस आता हूँ, आईजीसीएसई का। अब मैं क्वेश्चन की तरफ वापस आता हूँ। उसने कहा है कि ग्राफ पास होता है ओरिजिन से, तो ओरिजिन से पास होगा, ठीक हो गया, ये ओरिजिन से पास हो गया। ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ इज पॉजिटिव, ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ इज पॉजिटिव लेस देन जीरो में ग्रेडियंट पॉजिटिव है, और फोर पे ग्रेडियंट भी पॉजिटिव, ग्रेटर देन फोर पे ग्रेडियंट पॉजिटिव है। सो ग्रेटर देन फोर मीन यहाँ पे फोर होगा कि जीरो से फोर के दरमियान, जीरो से फोर के दरमियान ग्राफ का जो ग्रेडियंट है वो नेगेटिव है। ग्राफ का ग्रेडियंट नेगेटिव है जीरो से फोर के दरमियान। क्या समझ आ रही है? एक बात तो कंफर्म है, जीरो और फोर पे टर्निंग पॉइंट है। जीरो और फोर क्या है? टर्निंग पॉइंट है। अगर मैं टर्निंग पॉइंट जीरो, क्योंकि जीरो और फोर ऐसे पॉइंट है जहां पे ग्रेडियंट का चेंज आ रहा है। देखिए, अगर मैं ऐसे कर लूं कि ये एक टर्निंग पॉइंट है, इस तरह स्केच कर लूं, क्या वो इंफॉर्मेशन जो क्वेश्चन में दी हुई है वो इसको फिट कर रही है इस पे? आप लेस देन जीरो पे चेक करें, लेस देन जीरो पे उसने क्या कहा है, ग्रेडियंट क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। आप देखें लेस देन जीरो पे ग्रेडियंट पॉजिटिव है कि नहीं? लेस देन जीरो पे अगर आप कहीं पे भी ग्रेडियंट अगर आप स्केच करें, वैसे स्केच करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सिर्फ बताने के लिए, यहाँ पे अगर मैं ग्रेडियंट बनाऊं तो टेंजेंट बनाऊं अगर, तो टेंजेंट क्या कर रहा है? राइज कर रहा है, तो ग्रेडियंट पॉजिटिव है। बिल्कुल ठीक है। ग्रेटर देन फोर पे अगर चेक करें, ग्रेटर देन फोर पे, ग्रेटर देन फोर, फोर से ग्रेटर कोई एक पॉइंट ले लें, यहाँ पे ले लें, इधर भी ग्रेडियंट चेक करें, टेंजेंट क्या है? वो भी राइज कर रहा है, मीन पॉजिटिव होगा। और इन बिटवीन जीरो एंड फोर क्या कहता है? इन बिटवीन जीरो एंड फोर कहता है ग्रेडियंट नेगेटिव है। सो इन बिटवीन ग्रेडियंट नेगेटिव है, तो आप देखें ग्रेडियंट नेगेटिव आ रहा है। सो ये ग्राफ ठीक चल रहा है, इसका मतलब। अच्छा, जरूरी नहीं है तो मुझे समझ आ गया ना, आपको कैसे पता चलेगा? आपको पता है दो ही ग्राफ बन सकते हैं, या तो ओवरऑल क्यूबिक ग्राफ राइज करता है, एक्स क्यू का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होता है, या फॉल करता है। अगर आपके माइंड में फॉल करने वाला आया तो आपको यही पता है कि ओरिजिन से, अगर आपके माइंड में ऐसे ग्राफ आया, एक टर्निंग पॉइंट जीरो है और दूसरा फोर है, तो फोर पे टर्निंग पॉइंट कुछ ऐसा होगा। तो या तो ये ग्राफ बनेगा या वो पहले जो मैंने बनाया है। आपको पता है कि ये इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि जीरो से फोर के अगर आप दरमियान देखें तो इस पे टेंजेंट अगर आप बनाएं तो वो टेंजेंट राइज कर रहा है, और उसने कहा था टेंजेंट तो फॉल करना चाहिए क्योंकि ग्रेडियंट नेगेटिव है। तो ये जो ग्राफ मैंने स्केच किया है ये पॉसिबल नहीं है। तो जिन पॉइंट पे ग्रेडियंट का चेंज आता है जीरो एंड फोर, वो बेसिकली टर्निंग पॉइंट होते हैं। उसने कहा था जीरो और फोर टर्निंग पॉइंट है। और दूसरा उसने ये भी कहा था जीरो में से तो पास भी हो रहा है। सो जीरो से मैंने पास करवाया, फोर पे मैंने अच्छा किसी ने टर्निंग पॉइंट यहाँ बनाया, किसी ने ज्यादा नीचे बना दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जीरो और फोर मैंने यहाँ पे कह दिया कि जीरो और फोर टर्निंग पॉइंट्स हैं। सो ये आपने ग्राफ इस तरीके से स्केच कर देना। सो स्केचिंग है, एक्यूरेट ड्राइंग नहीं है। मीन आपका स्केच ऐसा होना चाहिए कि जो ऊपर इंफॉर्मेशन दिया उसको ये सेटिस्फाई। ये था क्वेश्चन 21।
जोया आ सकता है, हमारा भी ये ओ लेवल में भी आ सकता है। क्वेश्चन 25 लास्ट पार्ट कहा, लेकिन उससे पहले मैं देखता हूँ कि कोई और भी किसने भी कहा है। तो 22 मनहा। ओके जी। क्वेश्चन 22 क्राफ्ट स्केच है साइन कॉस टेन, जो कि अभी तक एक्सप्लेन मैंने नहीं किए हुए। और मनहा आपको खुशखबरी सुनाता हूँ कि ये ओ लेवल के सिलेबस में है भी नहीं। साइन कॉस टेन के ग्राफ्स ओ लेवल के सिलेबस में नहीं है, आईजीसीएसई के सिलेबस में हैं, बट उनको मैंने अभी एक्सप्लेन नहीं किए, इसलिए मैं अभी इसको छोड़ देता हूँ। ओके 25 से पहले बताइए भाई, किसी का क्वेश्चन कोई है? 25 डायरेक्ट करवा दूं? मरियम अतीक 23। मरियम अतीक को प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होती है। चलिए जी 23 देख लेते हैं। y is inversely proportional to under root x, y is equal to k over under root x, and x is directly proportional to w square. सो इस क्वेश्चन में जब टू रिलेशंस आ गए तो k आपका डिफरेंट होना चाहिए, इसको k1 कर दें और इसको k2 कर दें। तो आपने सबसे पहले ये k1 और k2 फाइंड करना है। ओके y 12 है, आपको जो इंफॉर्मेशन गिवन है, when y is 12 sorry when y is 12 sorry when w is 12, y is also 12. so यहाँ पे तो when w is 12, y is also 12, तो चलिए आप ऐसा कर लेते हैं, w is 12, y is यहाँ पे 12 लिख दिया, x हमें नहीं पता। ठीक हो गया, हमें x नहीं पता। और इधर से अगर हम देखें तो आपके पास इसका मतलब k1 आ गया है 12 अंडर रूट एक्स। हमें x नहीं पता, तो इसका मतलब k1 तो हमने फाइंड करना है। अब k1 आपका इन टर्म्स ऑफ x ये आ रहा है। इधर से अगर आप चेक करें तो x इज इक्वल टू k2, w स्क्वायर मीन 12 स्क्वायर, 12 स्क्वायर मीन 144, तो k2 आपके पास आ गया x ओवर 144। ठीक। ओके अब हमने फाइंड करना है y इन टर्म्स ऑफ w, y इन टर्म्स ऑफ w। आप ऐसा कीजिए, ये जो x की वैल्यू है ये आप इसके अंदर पुट कर दें। मीन y इज इक्वल टू k1 ओवर अंडर रूट एक्स है ना, k1 ओवर अंडर रूट एक्स, तो ये आ जाएगा अंडर रूट k2w स्क्वायर। सो मैं लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू k1 ओवर अंडर रूट k2, और w स्क्वायर के ऊपर जो स्क्वायर रूट है वो कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा w। अब आप k1 और k2 की वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दीजिए। k1 की वैल्यू है 12 अंडर रूट एक्स, और k2 की वैल्यू क्या है? k2 की वैल्यू है अंडर रूट एज इट इज x ओवर 144। सो ये आपके पास आ गया y इज इक्वल टू 12 अंडर रूट एक्स ओवर अंडर रूट एक्स ओवर 144 का स्क्वायर रूट होता है 12 w। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे अगर तो डायरेक्ट कर सकते हैं तो कर दे, अदरवाइज आप ऐसा लिखिए y इज इक्वल टू 12 अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स w ओवर 12। सो डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये 12 अंडर रूट एक्स मल्टीप्लाई बाय 12 ओवर अंडर रूट एक्स w।
सो अंडर रूट एक्स और अंडर रूट एक्स कैंसिल हो जाएंगे, तो y आपके पास आ जाएगा 144/w। यस, अच्छा क्वेश्चन था, ट्रिकी क्वेश्चन था, थोड़ा सा डिफरेंट था। नॉर्मल जिस तरह क्वेश्चन होते हैं जिसमें डब्ल्यू वाई एक्स सारे तीनों दिए होते हैं, वो वाला क्वेश्चन नहीं था। ओके जी, 23 के बाद बताइए। 25 कहा कुछ लोगों ने। 25 कंप्लीट करना है। ओके, रामीशा ने 24 भी कहा है। 24 पहले देख लेते हैं। मुश्तबा भी कह रहे हैं भाई। Violet and Wild Wilfred recorded their times to 200 meter correct to the nearest second. So nearest second है to run 200 meter. Violet took 36 seconds. 36 सेकंड का मतलब यह है कि इसका लोअर बाउंड होगा 35.5 और अपर बाउंड होगा 36.5, और इसका लोअर बाउंड होगा 38.5 और अपर बाउंड होगा 39.5। वर्क आउट द अपर बाउंड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन देयर टाइम्स। इन दोनों के टाइम्स का डिफरेंस, अपर बाउंड ऑफ डिफरेंस। देखिए दोनों के टाइम्स को माइनस करना है, और आप चाहते हैं कि आंसर आए अपर बाउंड में, मैक्सिमम आंसर आए। सो मुझे ये बताइए कि कब आपका आंसर मैक्सिमम आएगा। हम्म, जी, मैक्सिमम वैल्यू में से, अपर बाउंड में से आप अगर लोअर बाउंड माइनस करें तो आपके पास आंसर मैक्सिमम आएगा, अपर बाउंड आएगा। सो 39.5 माइनस 35.5 विच इज 4 सेकेंड्स। जी क्लियर है ये। जो गलत तरीका है करने का वो आप ये करते हैं कि 39 में से 36 माइनस कर लेते हैं, 3 आता है और उसका फिर अपर बाउंड ले लेते हैं, मीन 3.5। ऐसा नहीं है, आपके जो नंबर राउंडेड हैं उनके अपर और लोअर बाउंड ऐसे लेने हैं कि आंसर आपका मैक्सिमम या मिनिमम आए। मैक्सिमम मीन अपर बाउंड आए, मिनिमम मीन लोअर बाउंड आए। ओके जी, नेक्स्ट इज 25 which is the last question of this paper. A bag contains 5 red balls, 4 blue balls and 3 green balls. Megan picks a ball at random. Write down the probability that the ball is red or blue. रेड और ब्लू कितने बनते हैं? रेड और ब्लू 9, और टोटल कितने हैं? 12। सो 9/12 मीन सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर क्या बनेगा? 3/4। हमें कोशिश करनी चाहिए सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर लिखें। ओके, सेकंड पार्ट। मैगन replaces the ball. She picks a ball at random, notes the color and replaces the ball. She repeats this 60 times. मीन हर दफा जो बॉल निकलेगा आउट ऑफ 12 निकलेगा ना, जो ये वो वापस डाल रही है। फर्स्ट टाइम भी जो बॉल होगा वो आउट ऑफ 12 होगा, सेकंड टाइम भी आउट ऑफ 12 होगा। कैलकुलेट द नंबर ऑफ टाइम्स द बॉल इज एक्सपेक्टेड टू बी रेड और ब्लू। सो 3/4 इंटू 60। देखिए रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी, सॉरी रेड या ब्लू की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3/4। तो 60 में से कितनी दफा आएगा? 3/4। तो प्रोबेबिलिटी को आप जितनी दफा आप रिपीट कर रहे हैं उससे मल्टीप्लाई कर दें। सो 3/4 मल्टीप्लाई बाय 60 मीन एक दफा रेड या ब्लू आए उसकी प्रोबेबिलिटी 3/4 है, तो 60 में से कितनी दफा आएगा? सो मल्टीप्लाई बाय 60, तो वो कितना आ जाएगा? 45। सो 75% चांस। 3/4 का मतलब क्या है? 3/4 का मतलब 3/4 का मतलब 75%। तो 60 का 75% इज 45। या प्रोबेबिलिटी को सिंपली आप नंबर ऑफ टाइम्स जितनी दफा वो आप बॉल पिक कर रही है उससे मल्टीप्लाई कर। जी डन।
ओके, मिक या माइक पिक्स 2 of the 12 balls एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट। अब आ गया है। अच्छा मुझे बताइए कितने थे? 5 रेड थे शायद, 4 ब्लू थे और 3 ग्रीन थे, ऐसे ही है। 5, 4 और 3, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसने पिक किए हैं 2 of the 12 balls एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट। अब आया है विदाउट रिप्लेसमेंट, मीन फर्स्ट बॉल विल बी टेकन आउट ऑफ 12 and second will be taken out of 11. Calculate the probability that balls are different colors. ये तो बहुत सी पॉसिबिलिटीज है डिफरेंट कलर। क्या कोई मुझे सारी प्रॉपर्टीज लिस्ट बता सकता है कि डिफरेंट कलर का मतलब क्या है? डिफरेंट कलर का मतलब है रेड ब्लू एक ऑप्शन, और ब्लू रेड, और रेड ग्रीन, और ग्रीन रेड, और ब्लू ग्रीन, और ग्रीन ब्लू। ये सारी करनी पड़ेंगी और इन सबको ऐड करना पड़ेगा। चले करते हैं। वैसे मैं इसका एक और मेथड भी बताऊंगा। रेड की प्रोबेबिलिटी क्या है? 5/12। और ब्लू की प्रोबेबिलिटी 4/11। एंड के केस में तो मल्टीप्लाई होता है। और अब आ गया, सो अब ऐड करेंगे। ब्लू रेड की प्रोबेबिलिटी क्या है? वैसे ब्लू रेड और रेड ब्लू की एक ही प्रोबेबिलिटी होगी ना, उसी को 2 टाइम्स कर दूं। सो इसी को, ये देखें ब्लू रेड की भी वही होगी, तो टाइम्स 2 कर दिया। रेड ग्रीन, रेड की प्रोबेबिलिटी 5/12 और ग्रीन की प्रोबेबिलिटी 3/11, और ग्रीन रेड की भी यही होगी, तो टाइम्स 2 कर दिया। ब्लू ग्रीन की प्रोबेबिलिटी, ब्लू की प्रोबेबिलिटी 4/12 और ग्रीन की प्रोबेबिलिटी 3/11, और ये ब्लू ग्रीन की है तो ग्रीन ब्लू की भी यही होगी, इसको भी टाइम्स 2 कर दे, तो अब आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी ऑफ डिफरेंट कलर। जी क्लियर है सबको? सो डिफरेंट कलर में ये 6 ऑप्शंस आ रही थी, वो हमने सबके ऑप्शंस को कंसीडर करना है। इसका एक ऑल्टरनेट मेथड एक और भी है। वो क्या है? आपको डिफरेंट चाहिए थी, आप सेम कलर की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लें। मीन दोनों सेम कलर आ जाए, रेड रेड आ जाए, और दोनों ब्लू ब्लू की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लें, और ग्रीन ग्रीन की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लें। कर लेंगे ना? और इनकी प्रोबेबिलिटीज को 1 में से माइनस कर देंगे। तो आप चाहते थे डिफरेंट कलर की फाइंड करना, आप सेम कलर की फाइंड कर लें और टोटल प्रोबेबिलिटी होती है 1, 1 में से माइनस कर लें, तो ये भी एक मेथड है। क्लियर है सबको? सी पार्ट। Mary picks balls at random without replacement from the 12 balls. When she picks a green ball, she stops. जब तक ग्रीन बॉल नहीं आता, इसका मतलब जैसे ग्रीन बॉल आएगा वो पिक करना स्टॉप कर देगी। The probability that she picks a green ball on pick n is 21 by 220. Find the value of n. ये एक डिफरेंट क्वेश्चन है। मुझे ये बताइए ग्रीन की प्रोबेबिलिटी क्या है? 3/12। ग्रीन ना आए, ग्रीन ना आए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 9/12, ऐसे ही है। ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी 3/12 है, ग्रीन ना आने की प्रोबेबिलिटी 9/12। सो ये क्वेश्चन नॉर्मली ये IGCSE में आता है, ओ लेवल में नहीं आता, लेकिन समझ लिया सभी। देखिए, उसने ये नहीं कहा कि कितनी दफा बॉल निकाला है। अगर मैं आपको कहूं, सुनिएगा अच्छी तरह क्वेश्चन, अगर मैं कहूं कि थर्ड अटेम्प्ट में ग्रीन निकल रहा है, स्टॉप कब करेगी? जब ग्रीन निकलेगा। मैं अगर कहूं कि थर्ड अटेम्प्ट में ग्रीन निकला है, इसका मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या ग्रीन नहीं है, सेकंड अटेम्प्ट में भी ग्रीन नहीं है, और थर्ड अटेम्प्ट में ग्रीन है। ऐसे ही है ना? तो ग्रीन ना आने की प्रोबेबिलिटी आप लिखोगे 9/12, फिर ग्रीन ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 9 बाय ग्रीन ना आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 8/11, और फिर ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 3 बाय वो 10 बनेगी।
सो आपके पास मेरी पिक्स बॉल एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट, ये क्वेश्चन विदाउट रिप्लेसमेंट है, मीन वापस नहीं डालना, इसलिए मैं कम कर रहा हूं। तो हमने देखना है कि ऐसा क्या किया जाए कि आपका प्रोडक्ट क्या आंसर क्या बने 21/220। क्या इससे आंसर 21/220 बन रहा है? चेक करें, जल्दी से कैलकुलेटर से चेक कर लें। क्या इससे आंसर 21/21 बन रहा है? नहीं बन रहा। इसका मतलब थर्ड अटेम्प्ट में ग्रीन नहीं आपके पास आ रहा। अगर मैं ऐसा करूं फोर्थ अटेम्प्ट, फोर्थ, अब देखिएगा मैं कहता हूं कि ये भी ग्रीन नहीं है, थर्ड भी ग्रीन नहीं है, फोर्थ ग्रीन आ रहा है। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 7/10 इंटू 3/9। इसका आंसर चेक करें, क्या 21/220 आ रहा है? इससे भी नहीं आ रहा, चेक किया, इससे भी नहीं आ रहा। तो फिर अब आप क्या करें, इसका करते जाएंगे तो अभी आपको मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं। सो अब आप कहते हैं कि फोर्थ अटेम्प्ट में भी ग्रीन नहीं मिल रहा, फिफ्थ में ग्रीन मिल रहा है। सो फोर्थ में ग्रीन 6/9 और फिर ग्रीन की प्रोबेबिलिटी 3/8। इसका आंसर चेक करें, इससे 21/220 आ रहा है कंफर्म? इससे 21/220 आ रहा है। अब क्वेश्चन दोबारा पढ़िए, बताइए व्हाट इज एन। जी उसने कहा है व्हेन शी पिक्स अ ग्रीन, वहां पे स्टॉप करती है, जब तक ग्रीन नहीं आता स्टॉप नहीं करेगी। द प्रोबेबिलिटी दैट शी पिक्स अ ग्रीन बॉल ऑन अ पिक नंबर एन, एनथ पिक में, तो व्हाट इज एन? तो आपका ग्रीन आ रहा है फिफ्थ अटेम्प्ट में, जब आप करें तो उस वक्त प्रोबेबिलिटी बन रही है 21/220, 21/220। सो आपके पास आंसर आ जाएगा। इसका मेथड और भी है कि नॉट ग्रीन की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करके पावर n-1 करें, लेकिन वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ये है लेंथी, लेकिन थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर है। पहले आपने फर्स्ट अटेम्प्ट किया कि फर्स्ट ग्रीन नहीं है सेकंड ग्रीन है, उससे आंसर 21/220 आ रहा है या नहीं वो चेक करें। फिर थर्ड में चेक करें, फिर फोर्थ में और फिफ्थ में देखें तो पता चल गया कि वो आपके पास। जी थोड़ा सा डिफरेंट जरूर था, बट उम्मीद है समझ आया होगा। इसमें वर्किंग भी थोड़ी, वर्किंग मीन थोड़ा कैलकुलेटर वर्क आपका ज्यादा है। ये आपका पेपर था, आज आपने किया है अक्टूबर नवंबर 2022, वेरिएंट 2-1। और अब आप अटेम्प्ट करेंगे यही पेपर वेरिएंट 2-2 के साथ। और बल्कि मैं ये आपको ग्रुप में मेंशन भी करूंगा, हमारी अभी के बाद क्लास होंगी, उसमें ग्रुप में फर्दर में मेंशन करूंगा कौन से पेपर अटेम्प्ट करें। थैंक यू सो मच, सी यू आफ्टर ईद। अल्लाह हाफिज। एक मिनट।